गुड आफ्टरनून। आज हम लोग वो प्रोसेस कर लेते हैं कि आपके एपीओ के एग्जाम्स के अब मेरे हिसाब से आज के दिन को ऐड करके 30 डेज रह गए। तो अब स्ट्रेटजी समझ लीजिए कि इन 30 दिन में हम एपीओ के एग्जाम की तैयारी कैसे करें। अभी तक जैसे आप पढ़ रहे थे वो ठीक है, अच्छी बात है, कंटिन्यू करिए, लेकिन कुछ ऐड ऑन कर लीजिए। कुछ देखिए, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपकी पहले प्लानिंग बहुत आवश्यक है। अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग नहीं करी है तो आप उस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते। पहली चीज, तो जिस हिसाब से प्लानिंग करी है, प्लानिंग करना ही अपने आप में पर्याप्त नहीं है। प्लानिंग करिए और उस प्लानिंग के हिसाब से प्रिपरेशन करिए। गांठ बांध लीजिए कि आपने इसकी जो प्लानिंग करी है कि आपने इस चीज को एपीओ की तैयारी के लिए ऐसे पढ़ना है, तो वो आपको उसमें चाहे कुछ भी हो जाए, आपको वैसे तैयारी करनी ही करनी है। गाइडेंस हम आपको इस बात की दे देंगे कि हम आपको एक तरीका बता देंगे कि आपको अब ज्यादा मेहनत नहीं करनी। हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऐसे बताने जा रहे हैं जो कि जनरली हर एग्जाम में आ रहे हैं। टॉपिक बेसिक, और बेसिक क्वेश्चंस जो है ना वो जनरली हर एग्जाम में रिपीट होते हैं। क्योंकि हमने एक बात करी थी कि बेसिक क्वेश्चन 40 to 60% बेसिक क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको बेसिक क्वेश्चन तैयार है तो 50% तो आप तैयार हो ही गए ना। बाकी के जो रह गए, क्योंकि अभी इसमें अगर हम बात करें तो जीएस का जो मैटर है, जैसे जीएस में आपका 50 नंबर का जीएस आ रहा है, ठीक है, तो इसमें जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो 32 to 35 है जनरल के। तो 35 अगर आप स्कोर कर रहे हैं, यानी कि 70-75%, 80% के अगर आप आसपास जा रहे हैं, तो आप ये मानिए कि आपने जीएस का क्लियर कर लिया। ऐसे ही 100 नंबर का ये आपके लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इसमें अगर आपने 80% स्कोर कर लिया, 85, 80 या 85 क्वेश्चन आप सही स्कोर करके आ रहे हैं, तो आप आंख बंद करके मींस की तैयारी शुरू कर दी। ठीक है, तो अभी आज हम लोग ये डिस्कस कर लेंगे कि एपीयू के जो एग्जाम है, आने वाला एग्जाम है, इसमें हम लोग फोकस किस चीज पे करें। अब 30 दिन में आप पूरा तो नहीं पढ़ सकते। 30 दिन में आप लिमिटेड टॉपिक्स पे फोकस कर लीजिए, क्योंकि जो बेसिक है ना, तरीका वही है। अब 30 दिन में आप पूरा पढ़ोगे, आप पूरा नहीं पढ़ पाओगे। तो 30 दिन में आप जो लिमिटेड टॉपिक्स, जो मेरे समझ में, जो मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट हमें लगा है, वो चूंकि हमने पिछले क्वेश्चंस की स्टडी करके, पिछले क्वेश्चन पेपर की स्टडी करके कुछ टॉपिक्स आप लोगों के लिए फ्रेम किए हैं, वो आप लोग उसको देखिएगा और नोट कर लीजिए। तो उस बेस पे अगर आप कर लेंगे तो कुछ चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। तो आज हम लोग जो डिस्कस कर लेते हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट पे बात कर, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी पे बात कर लेते हैं, जो 8 नंबर का क्वेश्चन है। और इसमें जो कुछ क्वेश्चन है जो कि जनरली रिपीट हो रहे हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। एक एक्सपेक्टेड क्राइटेरिया हमने बनाया हुआ है कि मेरे हिसाब से 2022 में जो यूपीओ एग्जाम है उसकी मेरिट की जानी चाहिए। तो जनरल की मेरिट 30 से 35 के बीच में रहेगी। जनरल स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी 50 में। और लॉ में जो 100 क्वेश्चन है उसमें 75 to 77। आप ये मान के चलिए कि 35 और 80 अगर आप स्कोर करके आ रहे हो, तो 1 से 15 के आसपास अगर आप क्वेश्चन सही है, तो कुछ और इफ एंड बट हो जाए तो वो एक अलग बात है। लेकिन पेपर ज्यादा सिंपल आ जाए तो मेरिट हाई जा सकती है। लेकिन आप तैयारी मेंस की करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है और उस हिसाब से आपको पढ़ना है। तो आपको फ्रेमिंग ये करनी है कि सेलेक्टेड स्टडी आप करिए 30 डेज के लिए, और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम आप लोगों के साथ बता रहे हैं, उन्हें नोट कर लीजिए। फिर फर्दर क्लासेस में हम उनके ऊपर कुछ केस ला लेके उन टॉपिक्स पे कुछ फर्दर स्टडी भी कर लेंगे। देखिए, 2003 में भी इम्पोर्टेंट था आईएएस से लेके। आईएएस के एग्जाम में भी कुछ क्वेश्चन इसमें से जनरेट हुए, कुछ क्वेश्चन हमने पीसीएस में आए थे वो भी वहां से भी लिए, कुछ क्वेश्चन पीसीएस जे में भी आए, कुछ टॉपिक्स वो भी हमने सेलेक्ट किए हुए। तो उस बेस पे हम आपको एक क्राइटेरिया बता रहे हैं कि ये भैया इंपॉर्टेंट है, इन पे आप फोकस करके चलिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो पहला आर्टिकल 141 से रिलेटेड है, लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाउंडिंग ऑल कोर्ट्स। दूसरा सेकुलरिज्म के ऊपर आता है, सेकुलरिज्म के ऊपर जनरली क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, इसके लैंडमार्क केसेस के ऊपर आता है ना। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, डिसीजन हैं, वो
सबके ऊपर बाइंडिंग रहते हैं। स्ट्राइक से रिगार्डिंग केस लॉ जो भी है, फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड जो सवाल है वो आ जाता है। अब एक सवाल ये था, इसके बड़ा लीडिंग केस रहा है, इस पे हम लोग बाद में चर्चा कर लेंगे कि ग्राम प्रधानी का जो चुनाव वो व्यक्ति नहीं लड़ सकता जिसके 2 से अधिक बच्चे नहीं है, और ये रूल फॉलो हुआ था हरियाणा में, और उसके बेस पे सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन हुई थी आर्टिकल 14 के अंतर्गत, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को माना कि नहीं वो सही है, वो जो रूल्स फ्रेम किया गया कि 2 से अधिक बच्चे अगर हैं तो आप पंच और सरपंच का चुनाव नहीं लड़ सकते। आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात करता है, इस पे भी लीडिंग केसेस हैं, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। डॉक्ट्राइन ऑफ कलेविल लेजिस्लेशन है, ये भी लीडिंग केसेस के ऊपर बेस करता है, क्योंकि केस स्टडी एपीओ में जनरली जो लीडिंग केसेस हैं वो ज्यादा आते हैं, डॉक्ट्राइन ज्यादा आ जाते हैं, और इन आर्टिकल से रिलेटेड जो एप्लीकेशंस हुई हैं उनके बारे में सवाल ज्यादा बनते हैं। तो आपको इन टॉपिक्स पे स्टडी कर लेना है, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री से के रिगार्डिंग सवाल बनते हैं, जैसे फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ उस समय पोजीशन क्या थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, 1947 ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। फर्स्ट असेंबली की बैठक कब हुई, कितने मेंबर थे, वो उससे रिलेटेड सवाल है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में आ जाती है, ठीक। सुप्रीम कोर्ट के जुडिशन के बात आती है कि अगर स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट अगर क्रिएट हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट का जुडिशन क्या है, तो ओरिजिनल जुडिशन है या अपीलेट जुडिशन है, इस पे भी सवाल बन जाते हैं। इस पे केस लॉ भी बहुत है, इन पे स्टडी हम लोगों को करनी है। अगला है पावर ऑफ प्रेसिडेंट, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू फ्रेम ऑन ए स्टेट लिस्ट। 3 तरीके की लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है और कॉन्करेंट लिस्ट होती है। तो कॉन्करेंट लिस्ट में यूनियन और स्टेट दोनों अपने रूल्स फ्रेम कर सकती है, लेकिन स्टेट लिस्ट में किन कंडीशन में पार्लियामेंट रूल्स फ्रेम कर सकती है ये आपको। फ्रीडम ऑफ रिलीजन की अभी बहुत चर्चा हो रही है, तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन के ऊपर भी सवाल बन सकते हैं, केस लॉ आ सकते हैं, आर्टिकल आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। प्रोविजन रिलेटिंग टू इमरजेंसी के रिगार्डिंग भी बात हो सकती है, श्रीलंका का भी हुआ है, उस संबंध में भी हो सकता है। अच्छा, मनी बिल के बारे में बात हो रही है, क्योंकि अभी एक केस ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, पुट्टू स्वामी का केस। ये राइट टू प्राइवेसी से रिलेट करा, और ये आधार कार्ड से रिलेट करता था। आधार कार्ड के अकॉर्डिंग उन्होंने जस्टिस पुट्टू स्वामी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, उन्होंने पिटीशन फाइल करी कि आर्टिकल 21 को देते हुए कि हमारा राइट टू प्राइवेसी लूज होती है, तो हम सब जगह अपना आधार कार्ड और आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कर रहे हैं। इस पे सुप्रीम कोर्ट के बहुत रूलिंग्स, बड़े अच्छे जजमेंट आया था, और ये पुट्टू स्वामी का केस सारे एग्जाम्स में आया, आईएएस के एग्जाम में भी आया, पीसीएसजे के एग्जाम में भी आया, पीसीएस में भी आया और एचजीएस में भी आया। अब क्वालिफिकेशन ऑफ हाई कोर्ट के जजेस के बारे में भी आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में भी आ जाता है। स्मोकिंग इन पब्लिक केस लॉ बैंड, पब्लिक प्लेस पे बैंड है, इस पे केस लॉ क्या है। वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट के बारे में क्या प्रोसीडिंग है ये आपको पता होनी चाहिए। रिट्स के बारे में पता होनी चाहिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग क्या होती है इसके बारे में जानना चाहिए। तो 2006 का देख लीजिए, 2006 में आया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, देखो वो रिपीट हुआ। फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 के बारे में आ गया, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में आ गया। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में हो सकता सवाल इस बार भी फ्रेम हो जाए, क्योंकि अभी प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ है। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के बारे में भी आ जाता है। रूल्स रिलेटिंग टू हाउस ऑफ पीपल के बारे में कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। क्रीमी लेयर के बारे में सवाल उठना शुरू हो रहा है, इस पे भी सवाल आ सकता है। एक्विट ये प्रिंसिपल है, इसके बारे में क्या होता है। पावर ऑफ प्रेसिडेंट और डेडलॉक, अगर हाउस ऑफ पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट की पावर क्या है, उस पर सवाल बन जाते हैं, ठीक। और वही अभी जो 2003 में आया वही 2006 में रिपीट हुआ। डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल द लोअर कोर्ट्स। मनी बिल के बारे में देखो, अभी पिछली बार भी आया था और 2012 में फिर मनी बिल रिपीट हुआ।
फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी आया। फंडामेंटल राइट्स तो पूरा पढ़ना है आपको, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बड़े अच्छे से तैयार करनी है। तो फंडामेंटल राइट्स, एजुकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स क्या है ना। जुडिशियल रिव्यू, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू है, तो पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू तो बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें केस लॉ भी है और इसके बेस पे अमेंडमेंट भी कुछ हुए हैं जिससे कि पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू को स्क्रैप किया जाए। इस पे हम लोग चर्चा कर लेंगे। पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में अभी हम लोग पावर ऑफ प्रेसिडेंट पिछली बार भी उसमें भी देखा था हमने। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और एंटी डिफेक्शन लॉ, इसके ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में अभी बम्बई का जो केस लॉ हुआ, बेरीबोरी का बड़ा इंपॉर्टेंट केस लॉ है। रिट्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में जानकारी होनी चाहिए, गवर्नर के बारे में, प्राइम मिनिस्टर, सेकुलरिज्म देखो फिर रिपीट हुआ, सेकुलरिज्म 12th शेड्यूल में क्या है, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या है, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंट क्या है ना। 2016 में इस पे फ्रेमिंग क्वेश्चन हुआ, कैरी फॉरवर्ड क्यूरेटिव पिटीशन, रिजर्वेशन से रिलेटेड है, क्यूरेटिव पिटीशन क्या होती है, नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेकुलरिज्म के बेस पे क्वेश्चन बन जाए या नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर क्वेश्चन बन जाए, रिलेट कर जाता है एक दूसरे से, तो सवाल इस पे भी फ्रेम हो जाते हैं। बिल से है, जैसे मनी बिल आ गया, अभी कुछ बिल पास हो रहे हैं अपने यहाँ पे, उस पर चर्चा हो रही है। फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात हुई, फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी सवाल टॉपिक्स हैं, ये तो आपको तैयारी करने हैं। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, बिल्स, नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर, प्रेसिडेंट के बारे में अगर बात कर ले रहे तो गवर्नर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्रीमी लेयर के बारे में भी आपको केस लॉ पता होना चाहिए। एंटी डिफेक्शन लॉ अभी हम लोगों ने पहले चर्चा करी थी। इम्पीचमेंट प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट के जजेस का क्या होता है। पार्लियामेंट, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉ मैटर ऑन स्टेट लिस्ट, इसके संबंध में भी आपने समझना है। लैंग्वेजेस, कौन से शेड्यूल में भाषाओं के बारे में बात करी गई है और कुल कितनी भाषाएं हैं। संविधान में संशोधन का तरीका क्या है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कितने तरीके से होते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। थर्ड जेंडर केस लॉ, थर्ड जेंडर मतलब द पर्सन हु इज नॉट ए मेल और फीमेल, तो उसको एज ए पर्सन की संज्ञा दी गई है, ये किस केस लॉ में हुआ, डिसाइड हुआ है ना, इंपॉर्टेंट है। नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स, इसके बारे में भी बात हो सकती है, सवाल आते हैं। आर्टिकल 355 के बारे में भी बात आ जाती है। तो बेसिक फ्रेमिंग हमें ये करनी है कि ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इन पे एक निगाह जरूर डाल लेनी है, इनको पढ़ना जरूर है और इनसे रिलेटेड केस लॉ भी पढ़ने हैं। तो इतने चीजें अगर आप ये तैयार कर लेंगे तो आप मोटा मोटा ये मानिए कि इससे 80% तो सवाल मेरे हिसाब से बनते हैं और ये आपको पढ़ के जाना चाहिए। बेसिकली इतनी नॉलेज तो जनरली होनी ही चाहिए। अगर आप इंडियन पॉलिटी की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी, चाहे वो एसएससी के एग्जाम हो, चाहे वो पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे पीसीएस जे का एग्जाम हो, अभी फ्रेमिंग चेंज हो जाती है। जैसे एपीओ का सवाल आया तो एपीओ में क्या हुआ कि क्रीमी लेयर के ऊपर अगर बात करी तो क्रीमी लेयर का केस लॉ क्या था। एंटी डिफेक्शन लॉ है तो एंटी डिफेक्शन लॉ पे केस लॉ क्या जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट क्या है। थर्ड जेंडर, अगर थर्ड जेंडर की हम लोग बात कर ले तो थर्ड जेंडर की डेफिनेशन नहीं आएगी, थर्ड जेंडर पे केस लॉ क्या बन रहा है ये आएगी। तो इसकी इन टॉपिक्स में आर्टिकल में क्या दिया हुआ है और इनके रिलेटिंग केसेस कौन से हैं और इन पे किस तरीके के क्वेश्चन जनरेट होते हैं, ये हम आपको अगली क्लास में आपके साथ बैठ के डिस्कस कर लेंगे टॉपिक बाय टॉपिक। और प्रयास ये करेंगे कि 30 डेज में पूरे आपके एपीओ का सिलेबस कंप्लीट कर दें। ये मेरा वादा नहीं है, प्रयास है। कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल दे पाए, अच्छे से अच्छा आपके साथ चले। और मेरी आशा है और उम्मीद है कि मेरे जितने व्यूअर और सब्सक्राइबर हैं वो सारे के सारे जो एपीओ का एग्जाम दे रहे हैं वो सारे के सारे प्री के एग्जाम को क्वालिफाई करें। थैंक यू।